नमस्कार दोस्तों। मैं बार बार एक बात बताता रहा हूं कि कश्मीर संयोग नहीं, जम्मू कश्मीर एक प्रयोग है। और यह प्रयोग उस आरएसएस बीजेपी की प्रयोगशाला थी जो भारत को सांप्रदायिक आधार पर कैसे बांटना चाहती थी और क्या करना चाहती थी। आज इसी को लेकर आपसे बात करूंगा, किस तरह से भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने की पूरी साजिश आरएसएस बीजेपी ने रची थी और कैसे उसी साजिश के तहत नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के सरकार में कश्मीर को जला रखा है, जम्मू को जला रखा है। इसी तरीके से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी ने खेल किया था। ये पूरा उसी डेमोग्राफी का खेल है जो ये करना चाहते थे। जी हां, आज इसका आपको खुलासा, तो इसका खुलासा करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि कारगिल का युद्ध नहीं था। कारगिल का जो बैटल थी वो असल में एक साजिश थी। वह साजिश जो भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहती थी। जी हां, आप याद करिए, कारगिल में युद्ध के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो नवाज शरीफ के साथ में मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और तमाम चर्चाएं होती हैं, भाईचारा होता है। और जिस समय यह काम हो रहा होता है उस समय ही पाकिस्तान की सेना कारगिल की चोटी पर आके कब्जा कर लेती है। मैंने आपको यह बताया था और यह तथ्य मैं नहीं कहता हूं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में मीटिंग कर रहे थे, दोनों लोग बैठ के गलबहियां डाल रहे थे नवाज शरीफ के साथ, उसी समय यह खेल रचा जा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे पहले जो मिलने जाते हैं जिन लोगों से, उनमें अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में हेनरी किसिंजर से मिलते हैं। वही हेनरी किसिंजर जो अमेरिका का विदेश मंत्री भी था और अमेरिका का सीआईए का पूरे का हेड और डीप स्टेट का मुख्य संचालक था। वह है हेनरी किसिंजर, जिस हेनरी किसिंजर ने जब भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के लिए लड़ रहा था और उस वक्त वो जाता है बगल में चाइना में बैठ जाता है और चाइना से कहता है कि तुम भारत पे आक्रमण कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। वो श्रीलंका जाता है और श्रीलंका को राजी करता है कि पाकिस्तान के जहाजों को पूरी मदद दो, पाकिस्तान की सेना को मदद दो। और तब श्रीलंका ने पाकिस्तान के जहाजों में तेल भरा। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यह जानना चाहिए। उस हेनरी किसिंजर से अटल बिहारी वाजपेयी जाके मिलते हैं, उसी हेनरी किसिंजर से जाके 2019 में नरेंद्र मोदी मिलते हैं। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी मिलते हैं वो कुछ नहीं था ऑफिशियली, और जब नरेंद्र मोदी मिलते हैं तब भी वो कुछ नहीं था। यानी उससे मिलने का कोई औचित्य नहीं था कि आपको आधिकारिक कारणों से मिलना पड़ेगा कि वो वहां का विदेश मंत्री है या कोई और मंत्री है। नहीं, वो कुछ नहीं था, लेकिन उससे जाके मिले। हमने बहुत सारी ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि मोरारजी देसाई सीआईए एजेंट थे, जॉर्ज फर्नांडिस सीआईए एजेंट थे, जयप्रकाश नारायण सीआईए की जो संस्था थी कल्चरल फॉर फ्रीडम, कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, जो सीआईए ने बनाई थी, उस संस्था के 1951 से लेके मरने तक उसके इंडिया चैप्टर के हेड रहे। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इन सब लोगों ने मिलकर, सुब्रमण्यम स्वामी भी उसमें शामिल थे, और इन सब लोगों ने मिलकर
वह खेल किया था। और उस खेल में तत्कालीन जनसंघ जो आरएसएस ने बनाई थी, उस जनसंघ ने विलय कर दिया था जनता पार्टी बना के। अब आप सोचिए, जनता पार्टी में सब ने विलय कर दिया, वो सारे जो सीआईए के एजेंट। पहली बात तो हेनरी किसिंजर उसे गाइड कर रहा था, उसी हेनरी किसिंजर से लोग मिलने जाते। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत को 1974 में परमाणु संपन्न बना दिया। भारत को परमाणु संपन्न बनते ही तुरंत जयप्रकाश नारायण ने बिहार में जाकर के समग्र क्रांति की बात की थी, संपूर्ण क्रांति की बात की थी, और इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। 1 महीना नहीं हुआ था परमाणु विस्फोट करे, दुनिया की ताकतें हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रही थी कि भारत परमाणु संपन्न बन गया। उसने परमाणु परीक्षण कर लिया। उसी बम से जो इंदिरा जी ने बनाए थे, उसी बम से अटल बिहारी वाजपेयी ने भी परमाणु परीक्षण किया। उन्होंने कोई नया नहीं बनाया था। और सबसे जो बड़ी बात आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, उसके बाद में नरसिम्हा राव हो, उसके बाद में देवे गौड़ा, आईके गुजराल, जो भी ये सारे पीएम रहे, इन किसी की भी सरकारों के दौरान पाकिस्तान परमाणु संपन्न नहीं बन पाया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की अमेरिका यात्रा के बाद, हेनरी किसिंजर से मिलने के बाद पाकिस्तान परमाणु संपन्न बन गया। 1998 में वो परमाणु संपन्न बन गया। उसके पहले तक नहीं था, उसने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी उससे मिलने जाते हैं, और जब मई महीने में वो मिलते हैं, उसी समय हमारी कारगिल चोटी कब्जा कर ली जाती है। समझ लीजिए। अब आप कहेंगे इसमें खास क्या है? खास ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब यह कर रहे थे तो इसको लेके एक किताब जो है, उन्हीं के बड़े समर्थक रहे हैं अभिषेक चौधरी, उन्होंने एक किताब लिखी है, और उस किताब का मैं दिखाता हूं। आज के दैनिक जागरण में शायद आपको मिल जाए ये खबर। ये आप देखिए, कारगिल युद्ध शुरू होने से पूर्व हुई थी वाजपेयी शरीफ सरकार में गुप्त वार्ता, यह किताब। और इस किताब का नाम है बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर। इस किताब में वह जानकारी दी गई है कि कैसे कारगिल बैटल होने के पहले चिनाब फार्मूला एक बनाया गया। उस चिनाब फार्मूले को लेकर के, जिसमें यह किया गया था कि जो हिंदू जिले हैं वो भारत के पास रह जाएं, और जितने मुस्लिम हैं जिनमें कश्मीर और सब कुछ है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। और इसको लेकर के ये इस हिसाब से मुस्लिम बाहुल और हिंदू बाहुल के आधार पर बांट दिया जाए, जो मैंने डेमोग्राफी की बात करी, जो सदैव से इनकी चली आ रही, तो इसको बांट कर और दोनों हिस्से कर लिए जाए। इसके लिए जो, और यह किताब आप इस समय चौधरी के किताब बेस्ट सेलर वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स की अगली कड़ी, जो किताब उनकी पुरानी किताब है वो भी दिखा देता हूं। वो किताब है ये। तो इस किताब की ये दूसरी कड़ी है, और इन्होंने इसमें यह बात लिखी है कि 1999 की ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा और लाहौर घोषणा के बाद दिल्ली के एक होटल में सेवानिवृत्त पाकिस्तानी राजनयिक और भारत के पूर्व उच्चायुक्त नियाज नाइक और भारतीय वार्ताकार आर.के. मिश्रा के बीच गुप्त वार्ताएं हुई थी। इस किताब में बताया गया है कि कैसे मार्च 1999 के आखिरी हफ्ते में शरीफ के दूत नियाज नाइक और आर.के. मिश्रा के साथ बातचीत शुरू हुई, और एक दिल्ली के एक होटल में गुप्त रूप से ठहरे थे। अगले 5 दिनों तक इस पर पूरी चर्चा हुई थी।
इस पर वाजपेयी ने मिलकर के नवाचार के माध्यम से कश्मीर मुद्दे के समाधान की बात करके इसको प्रोत्साहित किया था, और किस तरह से पहचान योग्य भौगोलिक सीमा विमर्श किया गया। इसमें इसे चिनाब फार्मूला कहा गया, और इसमें जिस तरीके से सारी चीजें की गई कि हिंदू बाहुल जिलों को भारत के पास रखा जाना और मुस्लिम बाहुल को उन्हें दे दिया जाना। बहरहाल इसके बाद में नियंत्रण रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाना, इसके अलावा कश्मीर के लिए स्वायत्तता और कश्मीर की स्वतंत्रता और क्षेत्रवाद जनमत संग्रह किताब के अनुसार 1 अप्रैल को इस्लामाबाद लौटने से पहले नाइक ने वाजपेयी से मुलाकात की, जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए एक गुप्त संदेश भेजा था कि गर्मियों के महीने के दौरान घुसपैठ और सीमा पार से गोलाबारी के मसले को लेकर। तो यह सारी चीजें आपको इसलिए बताई कि अब आप समझ रहे होंगे कि कारगिल वार हुई, हमारे करीब करीब राउंड फिगर में 900 जवान अधिकारी, नए नए बच्चे मारे गए, शहीद हो गए। हमने हासिल क्या किया? हमारे घर में कोई आया, घुसा, कब्जा किया और उसके बाद हमने उससे खाली कराया, अपने 1000 लोग मरवा दिए और कहा हमने वार जीत। जब हम यह बात करते हैं तो यह पुस्तक बड़ी अहम हो जाती है। किसकी साजिश किसने रची? तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी साजिश किसने रची। और इसमें आप समझने के लिए आगे बताता हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में अचानक पाकिस्तान पहुंचते हैं, उसी नवाज शरीफ से जिससे अटल बिहारी वाजपेयी मिलकर के सब टाई अप करके आए, उसी के पास मिलके जाते हैं। और फिर खेल आप समझिए, उसके बाद में जैसे ही मिलके आते हैं वैसे ही भारत में उरी में आतंकी हमला होता है, हमारे दर्जनों जवान मारे जाते हैं। उसके बाद में फिर हमारे यहां एक दूसरा उरी पर हमला होता है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा पठानकोट में हम अपने यहां हमला होता है, और हमले के बाद में हम पाकिस्तान की आईएसआई के अधिकारियों को भारत में एंट्री देते हैं और वो हमारे सैन्य ठिकानों का पूरा निरीक्षण करते हैं। पहली बार हुआ था, एक बार 1977 में जब सरकार बनी थी, सीआईए एजेंट मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री बना था, तब उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह बता दिया था कि भारत के कितने रॉ एजेंट कहां कहां हैं, और उसके बाद में पाकिस्तान ने हमारे उन 78 रॉ एजेंट्स को मार डाला, कत्लेआम हो गया। इसके बाद में मोरारजी देसाई को पाकिस्तान सरकार ने वहां का सबसे बड़ा निशाने पाकिस्तान अवार्ड, जैसे हमारे यहां भारत रत्न होता है, वह दिया। क्यों दिया था? आज तक उन्हीं को तो दिया। और इस तरह के जो ये खेल है, इन खेल को आप समझिए। तो उसके बाद में भारत के ऊपर लगातार आतंकी हमले होते हैं, कभी पठानकोट में, कभी गुरदासपुर में, कभी कहीं। भारत सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासनकाल में जितने आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की सीमा में हुए हैं, इलाके में हुए, उतने इसके पहले कभी नहीं हुए। और जिस जम्मू में आतंकी हमले नहीं होते थे, जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने जिस दिन शपथ ली, उसी दिन से शुरू हुआ और लगातार वहां पर भी आतंकी हमले हुए, हमारे सैनिक मारे। आप कहेंगे क्या? आप बता। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में आपको याद होगा, सिखों के गांव जो सिंहपुरा में किस तरीके से हमला हुआ था, छत्तीस सिंहपुरा उसे कहते हैं, छत्तीस सिंहपुरा में हमला हुआ था और 35 सिखों को, निर्दोष सिखों को मार डाला गया था। और आज तक उसका पता नहीं है कि किसने मारा, कौन मारा, कहां से मारा। बस हमने कह दिया पाकिस्तानी मार। जैसे अब हम कह रहे हैं पहलगाम में मार गए, और पहलगाम की जो हमने फोटो जारी की और उसके 1.5 महीने बाद हमने कहा नहीं, वो फोटो ही गलत थी। हम ना उन्हें पकड़ पाए, ना उनको जान पाए, ना कुछ कर पाए। 2 महीने से ज्यादा हो गए। अब आप सोचिए, 2 महीने हो गए इस घटना को, हमें कुछ नहीं पता।
तो अब आज सोचिए कि हम जा कहां रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तीसरा महीना हो जाएगा, तो अब आप ये सोचिए, ये घटनाएं हो रही हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब मैं आता हूं उस डेमोग्राफी के चेंज। प्रोफेसर बलराज मधोक आरएसएस के प्रचारक थे और वो जनसंघ के अध्यक्ष बने। वो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, पंजाब में काम कर रहे थे, इसके वो प्रभारी थे। और इस दौरान 1946 में देश की आजादी के जस्ट पहले सांप्रदायिक दंगा होता है। 3 लोगों को कमान सौंपी जाती है। बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, उत्तर प्रदेश के भीतर दीनदयाल उपाध्याय और उनकी टीम को, अटल बिहारी वाजपेयी भी उसमें शामिल, और उसके बाद में पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाके की बलराज मधोक ने उस दौरान हिंदू मुस्लिम का रेशियो कोई बहुत बड़ा नहीं था। कश्मीर में भी हिंदू थे लेकिन कम थे, मुस्लिम ज्यादा थे, और जम्मू में हिंदू थे लेकिन मुस्लिम भी थे लेकिन कुछ कम थे। ऐसे में यह दंगा हुआ और जम्मू में सरेआम मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ। कश्मीर में नहीं हुआ, जम्मू में हुआ। जम्मू के ही रहने वाले थे बलराज मधोक। जम्मू में होता है, और जम्मू में जो ये कत्लेआम होता है उसके बाद में मुसलमान भाग करके कुछ जो आज पाक अधिकृत कश्मीर है और कुछ ये कश्मीर है जो मौजूदा हमारे पास है, इसमें इंटर कर जाते हैं। अब आप सोचे, ये दंगे करा के यह साजिश थी कि जम्मू हमारे पास रीजन रह जाए और बाकी सब चला जाए, हमें कोई नहीं। और तब उन्होंने यही योजना प्रस्तुत की थी कि कश्मीर हमें नहीं चाहिए, हमें जम्मू रीजन मिल जाना चाहिए। याद करिए, जब कश्मीर के भारत में मिलाने के वो सबसे बड़े विरोधी थे, उन्होंने विरोध किया था। तो अब आप इस खेल को समझिए, वही खेल आज भी हो रहा है। अब यही खेल खेला जा रहा है जिसको किसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बचाया था। मैं बार बार बता चुका हूं, उस समय भारत का सुप्रीम कमांडर जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। पाकिस्तान का भी वही था, भारत का भी वही था। जो सेना का फील्ड मार्शल था वो भारत का भी वही था, पाकिस्तान का भी वही था। दोनों देशों के सेना अध्यक्ष भी अंग्रेज थे। बावजूद इसके पंडित नेहरू ने 1.25 साल तक पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। और इस बात को करियप्पा ने अपनी किताब में लिखा है कि हम लोग प्लानिंग करते थे और वो पाकिस्तान को मिल जाती थी, क्योंकि दोनों अंग्रेज आपस में शेयर करते थे। हमारे पास में पहाड़ों में लड़ने वाली सेना नहीं थी, क्योंकि पहाड़ कभी इधर के हमारे पास थे ही नहीं। तो उस समय शेख अब्दुल्ला ने सिखों की और दूसरे लोगों की, महिलाओं की, सबकी मिलके एक सेना बनाई थी। वह सेना लड़ रही थी असम, हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला। उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सलामी भी दी थी। तो आप यह समझिए, बड़ी मुश्किलों से कश्मीर को बचाया। अब उसी कश्मीर को कैसे भारत से छोड़ के सिर्फ अपने लिए सुरक्षित वह रखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में कभी नहीं जीतती, वो जम्मू रीजन में ही जीतती। तो वहां से लेके पठानकोट तक यही इनका इलाका है जो बलराज मधोक का मेन इलाका था। और इसीलिए सारे दंगे पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और इसी इलाके में हुए थे, जिनमें हमारे तमाम नागरिक मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। तो अब इस खेल को समझ, तो जब पहलगाम घटना होती है, उसके पहले पुलवामा होती है, ये सारी घटनाएं हो गई। आज तक नरेंद्र मोदी सरकार दुनिया के सामने इनका डोजियर नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसका डोजियर पूरे वर्ल्ड के सामने रखा गया था, जिसके बाद में हेनरी जो हेडली था उसको 35 साल की सजा हुई है। राणा को, जिसको प्रत्यार्पित करके हम लाए हैं, उसी डोजियर के बूते लाए हैं, और कसाब को हमने फांसी दी।
तो आप इससे समझ सकते हैं, हमने पूरी दुनिया में साबित किया उसके बूते, हमने पाकिस्तान को एक आतंकी समर्थक देश साबित किया। आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे आतंकी का टैग हटा दिया, उल्टा उसे आतंक रोधी समिति का वाइस चेयरमैन बना दिया, उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी चेयरमैन बना दिया। और यह भारत पाकिस्तान के इस विवाद के बाद हुआ है, टकराव के बाद। यानी हम क्या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं? सोचिए आप, ये क्या इन्होंने किया। और इस किताब ने उन सारे शकों को जो हमें शक थे, वो आज वास्तव में उन्होंने तब्दील कर दिए हैं कि यह सच्चाई थी। और वह सच्चाई साबित होती है कि ये लगातार देश की आजादी के समय से ही जो साजिश रच रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और ये सब जाकर के राजा से मिले थे, और राजा ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया था, भारत के साथ नहीं किया था। जब कबीलियाइयों ने हमला किया तब वो भारत आया, और तब उसने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय का प्रस्ताव साइन किया। यानी पूरा खेल समझिए, यही असली गुनहगार है इतने सारे लोगों की मौत के। इसीलिए जवाब देने से भागते हैं। और जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष के साथ 24 दलों के साथ मिलकर पूरी रणनीति तय कर दी है। तो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री जो सारी सर्वदलीय मीटिंग से भाग गया, जो कश्मीर में श्रीनगर नहीं गया, जो पहलगाम नहीं गया, जो पीड़ितों के घर नहीं गया, वो फिर से भाग जा रहा है। और वो विदेश भाग रहा है जब संसद सत्र शुरू। सोचिए क्यों डर रहा है? क्योंकि जवाब कैसे देगा? सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही। जी हाँ, तो यह सच समझ लीजिए। जय